सबसे पहले खोज खबर में बात महाराष्ट्र की, जहां चल रहा है शानदार किस्सा कुर्सी का। बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकल मैसेज देने से नहीं चूक रहे हैं। आज बीजेपी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दूसरी तरफ शिवसेना ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र का भाग्य उनकी ही पार्टी तय करेगी। महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस नेता चुन लिए गए। पूरे विधानमंडल दल ने श्री देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। आप देवेंद्र फडणवीस जी राज्यपाल जी को मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी शिवसेना के बीच ऑल इज वेल का दावा किया। यहां तक कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने भी उम्मीद जताई कि अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार शपथ ले लेगी। हम साथ में हैं, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। मेरा विश्वास है कि हम आगे जाएंगे। और कुछ बातें हुई होंगी तो छोड़ो कल की बातें। हालांकि सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी शिवसेना को साधने के लिए बीजेपी अब एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत राज्य में उप मुख्यमंत्री पद के साथ केंद्र सरकार में शिवसेना को 2 और मंत्री पद दिए जा सकते हैं। साथ ही शिवसेना को बड़े और अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। इसके साथ ही निगम और दर्जा प्राप्त मंत्रियों के कोटे में शिवसेना की भागीदारी ज्यादा हो सकती है। इस बीच शिवसेना खेमे में भी सियासी हलचलें तेज हैं। गुरुवार को शिवसेना ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत कह चुके हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 50-50 फॉर्मूले का वादा किया था, जिसे देवेंद्र फडणवीस नकार चुके हैं। सत्ता बड़ी चीज है, ये बात बीजेपी और शिवसेना ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं। इसलिए वो ये भी जानती हैं कि दोनों को ही अपनी अपनी शर्तों में थोड़ी ढील जरूर देनी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच में चल रही रस्साकशी जब तक खत्म नहीं होती, तब तक महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि महाराष्ट्र में सरकार अगर बनेगी तो शिवसेना और बीजेपी की ही होगी, क्योंकि अगर शिवसेना दूसरे ऑल्टरनेटिव खोजती है तो उसके लिए ऐसा करना संख्या बल के हिसाब से बेहद मुश्किल होगा। इस बीच शिवसेना की विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। इसका टोन क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, इसकी झलक आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की कुंडली में किस ग्रह को कहां बिठाना है वो शिवसेना ही तय करेगी। महाराष्ट्र की कुंडली तो हम ही बनाएंगे। कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ रखना है और कौन से तारे जमीन पर उतारना है, किस तारे को चमक देना है, इतनी ताकत आज भी शिवसेना के पास है। अब बात जम्मू कश्मीर की। आज जम्मू कश्मीर से ऐसी खबर आई जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के 2 दिन के दौरे के बाद आज इन सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसदों ने दौरे के बाद पाकिस्तान को कश्मीर के सच से रूबरू करा दिया। यूरोपीय देशों को सांसदों ने जो बातें कही उससे पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। कश्मीर को अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। कश्मीर में अमन है और आतंक की जड़ पाकिस्तान है। यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने अपने 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन इन लफ्जों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। I remember when I was in Afghanistan, last month I was in Syria, and I know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become the second Afghanistan. यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए साफ कर दिया कि 370 के बाद कश्मीर में अमन और तरक्की का मौका आया है।
पाकिस्तान के एजेंडे को भी यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने समझा और उन्होंने साफ किया कि यहाँ कश्मीर को किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में नहीं बदलने दिया जा सकता। यानी अफगानिस्तान में जिस तरह से जिहादी संगठनों ने एक पूरे देश को शांति से कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर दिया और पूरा देश एक युद्ध स्थल के तौर पर दिखाई देता है, उस तरह के हालात कश्मीर में नहीं होने दिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर विकास और शांति चाहता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे को लेकर आतंकियों ने कश्मीर में बंद रखा हुआ था और दौरे के बीच में ही पाकिस्तान के इशारे पर 5 मुस्लिम मजदूरों की हत्या कर दी गई, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के ग्रुप ने कश्मीर का दौरा करने के बाद तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद कहा कि आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा है। इस आतंकवाद से न सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा है बल्कि ये यूरोप का भी मुद्दा है। आतंकवाद का ये वो मसला जिसको लेकर पूरे यूरोपियन ग्रुप के सांसदों ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उनको लगता है कि आतंकवाद को हल करना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए कोई भी देश अपने कदम उठा सकता है। इस दौरे में यूरोपीय देशों के सांसदों ने अपनी आंखों से कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक का जो सच देखा है वो अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यही कह रखा है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। भले ही यूरोपीय यूनियन के इन सांसदों ने ठीक वही बात कही हो जो भारत बरसों से पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में कहता रहा है। इन्होंने भी कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान यहां शरारतें कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विरोधी दल के नेता इस दौरे से खुश नहीं हैं। दौरे के बारे में जिस एनजीओ ने पूरे इंतजाम किए थे उसको लेकर विरोधी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था कि विदेश मंत्रालय की जगह एक ऐसे एनजीओ को ये जिम्मा क्यों सौंपा गया जिसके लिंक्स के बारे में सवाल उठे हैं। पहले यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर दौरे का लिंक एक एनजीओ से जुड़ने को लेकर देश की सियासत सरगर्म है। हालांकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी कि आधिकारिक दौरा नहीं था। वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक नाम के एक एनजीओ की मादी शर्मा और दिल्ली के एक थिंक टैंक ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों का कश्मीर दौरा करने की पहल की थी। ये पहल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने की दिशा में सकारात्मक कदम था, लेकिन देश में इस दौरे को लेकर तरह तरह के विरोध देखने को मिले। कांग्रेस बीएसपी लेफ्ट के नेताओं का एक ग्रुप विरोधी दल के सांसदों के कश्मीर दौरे की मांग करने लगा। वहीं कुछ नेता इस्लामोफोबिया की रट लगाने लगे। विपक्ष के पास किसी चीज का प्रतिरोध करना, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जो भी चीज होगी उसके बारे में वो बोलेंगे, करने दो उनको टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया कि उनकी मांग देश के नेताओं के कश्मीर दौरे की है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों को इस्लामोफोबिया से ग्रस्त बता डाला। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, ओपनली इसमें से कई एमपी ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के सांसदों को लेकर जिस तरह की खबरें भारत में उड़ी, उसे लेकर इनका कहना था कि उनके दौरे को गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। I think I won't be Minister of France or I won't be elected 14 times in different function if I were like that. EU सांसदों के इस जवाब में आलोचकों को जवाब मिल गया है, तो वही इन सांसदों ने पाकिस्तान की बोलती भी बंद कर दी है। और अब बात देश के सबसे बड़े विवाद की, बात राम मंदिर की। अयोध्या मामले पर फैसला आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले हैं। माना जा रहा है उससे पहले किसी भी दिन फैसला आ सकता है। इसको लेकर आज आरएसएस की ओर से एक बड़ा बयान आया है। आरएसएस ने आज साफ कर दिया है कि जो भी फैसला आए सबको इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। 4 नवंबर के बाद राम मंदिर पर फैसला कभी भी आ सकता है। सभी पक्षकारों को अपने हक में फैसला आने की उम्मीद है, लिहाजा सभी अपने अपने ढंग से आगे की रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आज बैठक का पहला दिन था। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत,
भैयाजी जोशी, अमित शाह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में राम मंदिर पर फैसला आने की बात की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया, राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने पर सड़कों पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। फैसले के बाद मंदिरों और घरों में पाठ किए जाएंगे। जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह मिलने के बाद ही देश भर में जश्न होगा। राम मंदिर पर फैसला आने की स्थिति में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। देश का माहौल खराब न हो, इसे लेकर भी बैठक में बातचीत हुई। ये भी तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। अरुण कुमार ने कहा, आगामी दिनों में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है। निर्णय जो भी आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, यह सबका दायित्व है। इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है। ये बैठक गुरुवार को भी जारी रहेगी। राम मंदिर पर फैसले की तारीख करीब आने के बाद से आरएसएस सतर्क मोड में है। संघ ने अपनी सभी बैठकों और वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे रद्द कर दिए हैं। यहां तक कि हरिद्वार में होने वाली संघ की बैठक को भी टाल दिया गया है, जो 5 साल में एक बार होती है। हालांकि आरएसएस का कहना है कि हरिद्वार में होने वाली बैठक में राम मंदिर पर चर्चा होनी थी, जो अब दिल्ली में हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में सांसों पर लगे आपातकाल की। एक बार फिर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके यानी गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा में सांसों का आपातकाल लग चुका है। सांस लेना दूभर हो चुका है प्रदूषण के कारण, और हमेशा दिवाली के बाद इन इलाकों में ऐसा ही होता है और साल दर साल सांसों की ये घुटन बढ़ती जा रही है। आज सबसे खतरनाक स्तर पर प्रदूषण गाजियाबाद का रहा। नासा की ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बिगड़े हालात का सबूत हैं। ये लाल निशान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे की गवाही दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में छाए धुंध के इस साये ने फिजा का माहौल जहरीला बना दिया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को प्रदूषण ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जानकारों के मुताबिक प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। लगातार तीसरे दिन स्मॉग का संकट बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गोते खा रहा है। बिल्डिंग्स जो अमूमन दूर कई किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, वो आज नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर ये लगातार तीसरा दिन है जब ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। AQI मीटर बता रहा है कि 392 जो है, 392 जो है वो पहुंच चुका है प्रदूषण का स्तर, जो कि सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक हालत दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां कल से हालात ज्यादा खराब दिख रहे हैं। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 486 तक पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक संजय नगर में AQI 486 दर्ज किया गया, जबकि वसुंधरा में 476, लोनी में 475 और इंदिरापुरम में 466 के स्तर तक ये इंडेक्स पहुंच चुका है। रोजमर्रा की चीजों के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, फिर आंखों में प्रॉब्लम होती है, बच्चों सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, मिट्टी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जानकारों के मुताबिक हवा की धीमी रफ्तार स्मॉग की बड़ी वजह है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 5 या 6 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, तो जितना भी पॉल्यूटेंट था वो सारा एक ही जगह एक्युमुलेट हो गया और ये डिस्पर्स नहीं हो पा रहा। अगले 2 दिनों तक हमें उम्मीद नहीं है कि हवा की रफ्तार बढ़ेगी। एयर क्वालिटी गिरने से सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। अस्पतालों में सांस से जुड़े मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा को कड़े निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पंजाब और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पराली जलाने के ज्यादातर मामले बीते 4 दिनों में सामने आए हैं। पंजाब में पराली जलाने में करीब 25% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सिविक एजेंसियां वाटर स्प्रिंकलिंग में तेजी ला रही हैं।
एमसीडी और जो बाकी सिविक एजेंसियां हैं जो भी स्प्रिंकलिंग का काम कर रही हैं अब गलियों में पहुंच गई हैं। लोगों को, जो रेजिडेंशियल इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी सांस की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कई तकलीफ हो रही हैं इस बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण। इसलिए तरीका ये निकाला है कि ऐसे स्प्रिंकलिंग की जाएगी जिससे कि वाटर जो पोल्यूशन लेवल है वो इस वाटर स्प्रिंकलिंग के चलते कुछ कम हो। सरकार वायु प्रदूषण से निपटने की तमाम कोशिशें करने का दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि इसका असर क्या हो रहा है। न्यूज नेशन की टीम ने आज इसके लिए अस्पतालों का दौरा किया, डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टरों ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली थी। एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारी से पीड़ितों की संख्या में करीब 20 से 25% का इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने इससे बचने के उपाय भी बताए कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करें। अब थोड़ा टाइम को उसको बदल दीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग जाने की बजाय मे भी थोड़ा टाइम को डिले करें, या तो आफ्टरनून में कर लें या डे टाइम में कर लें तो बेटर रहेगा। मैक्सिमम पोल्यूशन या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या लेट इवनिंग होता है, तब वो वाला टाइम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा है या COPD है तो उसकी कुछ दवाइयाँ लिखी होती हैं, तो इस दौरान दवाई में बिल्कुल नागा नहीं करना। आपको दवाई बिल्कुल रेगुलर टाइम पे लेनी है। फिर तीसरा ये है कि आप पानी खूब सारा पीजिए। अगर कोई आपको दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे भी पोल्यूशन का जो इल इफेक्ट होता है वो कम होता है। अब बात टीपू सुल्तान की। कर्नाटक की सियासत में टीपू सुल्तान को लेकर अक्सर विवाद होते रहे। हर बार टीपू जयंती को लेकर सियासी खींचतान होती है, लेकिन इस बार मुद्दा जयंती नहीं है बल्कि किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए, इस पर हो रहा है विवाद। बीजेपी के एक विधायक की चिट्ठी के बाद येदियुरप्पा सरकार चैप्टर हटाने की तैयारी में है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। Truth should be known the public, that's all. पूरे देशवासियों को तो मालूम है कि वो फ्रीडम फाइटर है। Many people have said that Tipu Sultan is a freedom fighter. Do you believe? I don't agree with them. सुना होगा, पर अब देख लीजिए, ये नए दौर की सियासत है जहां सरकार बदली है तो हीरो जीरो हो गए। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार को अब टीपू सुल्तान में नायक नजर नहीं आता है, इसीलिए सरकार तैयारी में है कि स्कूल की किताबों से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटा दिया जाए। About Tipu Jayanti, we are going to drop everything, and even in textbooks also, which is appeared in the textbooks, that's also we are thinking to cancel it. 10 नवंबर को टीपू की जयंती है, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज है। बीजेपी के विधायक अपाचू रंजन ने शिक्षा मंत्री को खत लिखकर टीपू सुल्तान का चैप्टर हटाने की मांग की है। उनको लगता है कि टीपू सुल्तान नायक नहीं हैं। History should not be bogus one. History should be truth. I have a lot of documents in that. They what Tipu is did in Coorg district, Chikmagalur and all. वैसे ये पहली बार नहीं है जब टीपू सुल्तान पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हो। सरकार के फैसले से पहले ही सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विरोधियों को इसमें लोकतंत्र के लिए खतरा दिख रहा है। टीपू सुल्तान जो है एक कन्नड़ी का है और फ्रीडम फाइटर है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो है किताबों में से निकालेंगे, ये निकालेंगे। आखिर इन लोगों का ये है कि डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहते हैं और डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। वैसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर में कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव उन बागी विधायकों की सीटों पर होने हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए थे और अयोग्य करार दिए गए। बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 15 में से 6 सीटों पर जीत जरूरी है। नवंबर में टीपू जयंती है और दिसंबर में उपचुनाव। ऐसे में टीपू सुल्तान से जुड़े हर मुद्दे को लेकर राजनीति होना तय है। वहीं दिल्ली में भी हर बात पर राजनीति हो रही है। दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा देने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बस की सवारी की। इस दौरान केजरीवाल ने महिलाओं से उनकी राय जानी।
केजरीवाल ने कहा कि अब डीटीसी में छात्रों और बुजुर्गों को राहत देने की तैयारी है। मतलब केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स जारी है, क्योंकि दिल्ली में जल्दी ही चुनाव हैं। किसी ने कहा थैंक यू तो किसी ने पैर छुए और किसी ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। महिलाओं को डीटीसी बसों पर फ्री यात्रा की सुविधा के ऐलान के दूसरे दिन सीएम केजरीवाल पूरे फॉर्म में दिखे। केजरीवाल डीटीसी बस पर सवार हुए तो महिलाओं के चेहरे खिल उठे। महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा देने वाले केजरीवाल ने डीटीसी बस में यात्रा कर रही महिलाओं से बात की और फ्री राइड पर उनकी राय जानी। एक्चुअली उन्होंने वही पूछा इस चीज को लेकर आप खुश हैं या नहीं और क्या चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा लग रहा है बहुत। इन्होंने बिजली पानी बहुत चीजें बहुत सुविधा करी है दिल्ली के लिए। पहले तो थैंक यू सो मच कि लेडीज के लिए इतनी सब कुछ, गर्ल्स के लिए सेफ्टी की है उन्होंने। डीटीसी बसों में मुफ्त सवारी से जहां महिलाएं बेहद खुश हैं, वहीं केजरीवाल सरकार अब ये तोहफा छात्रों और बुजुर्गों को भी देने की तैयारी कर रही है। स्टूडेंट्स का भी और सीनियर सिटीजन्स की भी जो मांग है उसको भी जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। महिलाओं से शुरू किया है, आने वाले समय में उसका भी करेंगे। डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के तोहफे से जहां महिलाएं खुश हैं, वहीं केजरीवाल के इस फैसले को चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के पास केजरीवाल की इस फ्री पॉलिटिक्स का क्या तोड़ है।